दोस्तों, ये स्टोरी का 93 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सिवाय आर्या को समझाता हुआ बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई, मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आर्या दांत पीसते हुए बोली, जल्द आओ या देर से आओ, गर्दन तो मेरे हाथ में ही रहेगी। देख लेना, इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आ जाओ। सिवाय बोला, आ गया तो क्या करोगी? आर्या बोली, अपने घर चली जाऊंगी। सिवाय बोला, यह क्या बात हुई? आर्या ने कहा, यही बात है, जितने दिन आप मुझसे दूर रहेंगे उतने ही दिन मैं भी रहूंगी। एक और बात कान खोलकर सुन लो, यह मत समझना कि मैं कोरी धमकी दे रही हूँ। मैं अपने घर जाऊंगी, मतलब मैं जाऊंगी। और अगर गलती से भी मैंने अपने पापा के कान में फूंक मार दी, फिर तुम मेरे पापा को जानते हो कैसे हैं मेरे पापा? सिवा खुद ने बड़बड़ाया, तुमसे पहले तुम्हारे बाप को मैं ही जानता हूँ। आर्या बोली, क्या बड़बड़ा रहे हो? सिवाय ने कहा, अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पापा को तुमसे पहले मैं जानता हूँ। बाय गॉड, आज भी वह दिन याद है जब तुम्हारे पापा मुझसे टकराए थे। जब पहली बार टकराए थे ना, उसी दिन लगा था कि हाँ, कोई है जो सिवाय को भी टक्कर दे सकता है। आर्या बोली, बस बस मेरे पापा की ज्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि मेरे पापा की आप कितनी भी तारीफ कर लो लेकिन मेरे पापा सुनेंगे मेरी ही। सिवाय बोला, अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ही सुनेंगे। अच्छा, वह सब छोड़ो और गुस्सा थूक दो। मैं कौन सा यहाँ एंजॉय करने आ रहा हूँ, तुम भी जानती हो प्रॉब्लम में हूँ। आर्या बोली, हाँ अच्छे से जानती हूँ कि आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन फिर भी जितने दिन लेट आएंगे उतने ही दिन मैं अपने पापा के घर रहकर आऊंगी। सिवाय बोला, इस उम्र में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती क्या? आर्या ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले एक बुढ़ा मुझे बोल रहा था कि मैं बुढ़ा नहीं हुआ। अभी तो मैं जवान हूँ, तो मेरी भी उम्र नहीं हुई। अभी तो मैं जवान हूँ और अभी तो मैं अपने पापा के घर रूठ कर जा सकती हूँ, समझे? सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी उसके कानों में वीर की आवाज पड़ी। बाबा बाबा। वीर की आवाज सुनकर सिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, ए वीर की दादी, वीर तुम्हारे पास है। वीर आर्या की गोद में ही था और उसने फोन छीनने की कोशिश कर रहा था। आर्या बोली, हाँ यही है, लेकिन इसे तो फोन की लत लगी हुई है, जब देखो किसी का भी फोन उठा लेता है और उसमें कार्टून चला देता है। यह सुनकर सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, एक बात कहूँ आर्या, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? आर्या ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कहो क्या बात है? सिवाय बोला, अगर मेरी छुई मुई के बाद मुझे किसी से बहुत प्यार हुआ है ना, तो वह मेरा वीर है। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि तुमसे ज्यादा प्यार मैं वीर से करने लगा हूँ। यह सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, एक बात कहूँ वीर के दादाजी? सिवाय बोला, हाँ कहो ना। आर्या बोली, अगर मुझे भी आपके अलावा किसी के पास होकर सुकून मिलता है ना, तो वह मेरा वीर ही है, लेकिन बहुत शरारती, बहुत परेशान करता है। इतना कहकर उसने जोर से वीर के गाल पर किस की और सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिवाय बोला, आराध्या आई हुई है? आर्या ने कहा, हाँ बस आज के लिए आई है, फिर चली जाएगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं डैनी आपके पास चला गया और वंदना ठीक हालत में नहीं है, थोड़ी देर में चली जाएगी। मैंने तो रुकने के लिए कहा था, लेकिन फिर मैंने समझा कि उसका रुकना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ दिनों की तो बात है, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। सिवाय ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ आर्या, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तभी उसके कानों में फिर से वीर की आवाज पड़ी, बाबा बाबा। सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, ए छुई मुई, मेरी बात कराओ ना मेरे पोते से। आर्या ने फोन लाउड स्पीकर पर डाला और वीर को देखकर बोली, लो कर लो अपने बाबा से बात, जब देखो बाबा 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 करते रहते हो, करो बात। वीर फोन पर हाथ मारने लगा और फिर बोला, बाबा बाबा। सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, हाँ मेरे बेटे, क्या हुआ? क्या कह रहा है? दादी को परेशान कर रहा है? सिवाय की बात सुनकर वीर और आर्या दोनों ही हंसने लगे। सिवाय भी हंसते हुए बोला, क्या दादी पोते हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? आर्या बोली, अब बच्चों को खिलाते हुए बहुत आप फनी लगते हो। सिवाय बोला, तुम्हें खिलाता हुआ तो फनी नहीं लगता। आर्या के गाल हल्के से लाल हुए और वह सिवाय को डांटते हुए बोली, बस कुछ तो शर्म करो, बुढ़ापा आ गया है। सिवाय बोला, अभी कुछ दिनों पहले तुम्हें एक बूढ़े ने कहा था ना कि वह कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो मैं तो कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने में वीर ने फिर से कहा, बाबा बाबा। वीर की आवाज सुनकर खुश था। फिर वह बोला, बस अब जल्दी से अपने वीर और वीर की दादी के पास आ जाऊं। आर्या बोली, हाँ
जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी पनिशमेंट बढ़ा दूं और वीर को भी अपने साथ लेकर चली जाऊं। यह सुनकर शिवाय बोला, आर्या अब ज्यादा हो जाएगा बहुत। कहीं तुम नहीं जा रही हो और ना ही मेरा वीर कहीं जा रहा है। और तभी पीछे से हर्षवर्धन की आवाज आई, शिवाय अब क्या छुई मुई से बातें ही करता रहेगा। शिवाय बोला, आर्या सीरियस सिचुएशन है, जाना पड़ेगा। आर्या बोली, हाँ जाइए और अनिरुद्ध को वापस लेकर आइएगा। इतना कहकर आर्या ने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ दिव्यांश वीडियो कॉल पर दृष्टि से बातें कर रहा था और तभी कमरे में सरगम आई। सरगम की गोद में वासु था। वासु को देखकर दिव्यांश बोला, वाह मेरे वासु, कैसा है। वासु ने जैसे ही दिव्यांश की आवाज सुनी वह अपनी गर्दन हिलाकर इधर उधर देखने लगा। क्योंकि उसे मोबाइल दिखाई नहीं दिया इसलिए वह पूरे कमरे में गर्दन घुमाकर अपने बाबा को ढूंढ रहा था। और तभी दिव्यांश बोला, यहाँ फोन में। वासु ने फोन की तरफ देखा और दिव्यांश को देखकर हंसने लगा और अपनी बाहें फैला दी, जैसे कहना चाहता हो कि मुझे गोदी में ले लो। दिव्यांश को वासु पर बहुत प्यार आया। उसने दूर से ही किस करते हुए कहा, हाँ बस जल्दी आ जाऊंगा, फिर मैं और तुम मस्ती करेंगे। वासु खुश हो गया और अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर इशारा करने लगा कि मुझे गोदी ले लो। यह नजारा देखकर सरगम और दृष्टि दोनों ही हंसने लगी। दृष्टि ने अपनी बाहें फैलाई और वासु दृष्टि की गोद में आ गया। दृष्टि उसे लेकर बेड पर बैठ गई और फोन दिखाती हुई बोली, यह देखो यहाँ पर हैं बाबा, लेकिन वह तुम्हें गोदी में नहीं ले सकते। वासु ने मुंह बना लिया। वह रोने ही वाला था कि दिव्यांश बोला, बस बस, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, बाबा आ जाएंगे, फिर बाबा के साथ खेली खेली करेंगे। यह सुनकर वासु थोड़ा सा मुस्कुराया। कुछ देर तक दिव्यांश ऐसे ही अपनी फैमिली से प्यार करता रहा। फिर उसने सरगम को देखकर कहा, देव कहाँ है। सरगम बोली, ऑफिस में है, आप चले गए इसलिए उन पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। वैसे तो युग भी ऑफिस जा रहा था, फिर भी थोड़ा लेट आते हैं। दिव्यांश बोला, जब से तुमसे शादी हुई है तब से वह कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हो गया है। सरगम के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई और फिर दिव्यांश ने दृष्टि से कहा, अच्छा अब मैं रखता हूँ। दृष्टि बोली, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और प्लीज दर्द की दवाई टाइम से ले लेना। दिव्यांश बोला, सिवाय है ना, वह एक भी टाइम की दवाई स्किप नहीं करने देता। तुम तो क्या मेरे पीछे पड़ती हो जो वह पड़ता है। कल रात को दवाई लेने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसने जबरदस्ती खिला दी। दृष्टि बोली, तभी तो जब आप सिवाय भैया के साथ होते हैं तो टेंशन थोड़ी कम होती है। खैर यह बताओ आप लोग कब आओगे। दिव्यांश बोला, बस अनिरुद्ध को केस से बरी करा लें उसके बाद उसे लेकर आ जाएंगे। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, बच्चों का ध्यान रखो, अब मैं रखता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाई। दिव्यांश ने वासु को देखकर कहा, बाय वासु। वासु ने भी अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बाय कर दिया और फिर दिव्यांश ने फोन कट कर दिया। जैसे ही फोन कट हुआ और वासु ने ब्लैक स्क्रीन देखी, उसने मुंह बना लिया और वह जोर जोर से रोने लगा। वासु को ऐसे देखकर सरगम और दृष्टि दोनों ही हंसने लगी। दूसरी तरफ सार्थक टेंशन में गाड़ी चला रहा था और बार बार सिद्धि को कॉल कर रहा था और सिद्धि उसका कॉल कट कर रही थी। सार्थक ने फोन अपने बराबर वाली सीट पर गुस्से में फेंकते हुए कहा, आओगी तो घर पर ही, घर पर बताता हूँ। पता नहीं किसके साथ चली गई, आज से पहले तो कभी नहीं गई। इतना कहकर सार्थक ने गाड़ी का गियर बदला और उसे अपने सामने एक गाड़ी दिखाई दी। सार्थक नहीं जानता था कि सिद्धि उस गाड़ी में है या नहीं, लेकिन ना जाने क्यों सार्थक का मन हुआ कि एक बार इस गाड़ी में देख ले कौन बैठा है। सार्थक ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और उस गाड़ी के करीब आ गया और उसने हल्का सा गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस गाड़ी में सच में सिद्धि बैठी थी। वेदांत दाढ़ी मूछ लगाकर बैठा हुआ था। वेदांत इस वक्त पहचान में नहीं आ रहा था। वहीं वेदांत ने भी सार्थक को देख लिया। वेदांत ने गाड़ी का गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी और वह गाड़ी सार्थक की गाड़ी को ओवरटेक करती हुई आगे चली गई। सार्थक की तो दिल की धड़कनें ही बढ़ गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि सिद्धि ऐसे ही किसी को अपनी जिंदगी में ले आएगी। सार्थक ने सबसे पहले खुद को संभाला और उसके कानों में वेदांत की कही हुई बातें गूंजने लगी। फिर वह एकदम से खुद से बोला, नहीं नहीं, मेरी सिद्धि बस मेरी है यार, इतनी बड़ी पनिशमेंट थोड़ी ना देगी मुझे। इतना कहकर उसने फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अब उसे वेदांत की गाड़ी कहाँ गई दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं वेदांत आराम से ड्राइव कर रहा था और सिद्धि चुपचाप बैठी हुई थी।
वेदांत बोला, आ गया तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढता हुआ। सिद्धि ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, हाँ हाँ सिद्धि, मिरर में देखो, तुम्हें पीछे सार्थक की गाड़ी दिखाई देगी। सिद्धि ने सबसे पहले मिरर में देखा तो उसे सच में सार्थक की गाड़ी दिखाई दी। फिर उसने पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि शायद सार्थक नहीं आएगा और इसलिए वह चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन सार्थक आ गया और सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आया। वेदांत ने गाड़ी का गियर बदला और बोला, आराम से सिद्धि, इतना एक्साइटेड मत हो। अगर तुम एक्साइटेड हो गई ना तो जिंदगी भर तुम उसके पीछे भागोगी और वह तुमसे आगे चाहती हो ना कि वह तुम्हारे पीछे भागे। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ चाहती हूँ, लेकिन डिवोर्स तो होकर रहेगा। वेदांत बोला, डिवोर्स देना ना देना तुम्हारा काम है, डिवोर्स पेपर मैं तुम्हें बनवा कर दे दूंगा, लेकिन पहले इस छछूंदर को ठीक तो कर लो। इतना कहकर वेदांत ने गाड़ी एक रेस्तरां के बाहर रोक दी। सिद्धि बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? वेदांत बोला, क्योंकि हम यहाँ लंच करेंगे। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतरा और फिर वह घूम कर सिद्धि के पास आया। उसने सिद्धि की तरफ का गेट खोला और सिद्धि गाड़ी से उतर गई। वेदांत ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे रेस्तरां के अंदर ले जाने लगा। तब तक सार्थक की गाड़ी भी वहां आ गई। उसने वेदांत और सिद्धि को एक साथ देखा तो उसकी तो सांसें ही रुक गईं। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें ऐसी हो गई थी जैसे अभी आग उगल देंगी। उसकी नजर वेदांत के हाथ पर गई जिसने सिद्धि का हाथ पकड़ा हुआ था। अब तो सार्थक का गुस्सा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने सोच लिया था वह जाएगा और सीधा जाकर उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर 2 पंच जड़ देगा। इसी बात को सोचता हुआ सार्थक रेस्तरां के अंदर चला गया। उसने पूरे रेस्तरां में नजर घुमाई तो उसे सिद्धि और वह लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। सार्थक गुस्से में नजर घुमा रहा था और तभी उसकी नजर एक कोने वाली टेबल पर गई जहां सिद्धि और वेदांत दोनों बैठे हुए थे। हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक्चुअली वह हंस नहीं रही थी, उससे सार्थक की सिचुएशन पर बहुत हंसी आ रही थी और वेदांत ने कहा कि वह इस सिचुएशन को आराम से एंजॉय करे। सिद्धि एक नज़र सार्थक को देखती और एक नज़र वेदांत को, क्योंकि वेदांत भी दाढ़ी मूछ लगाकर बहुत फनी लग रहा था। सिद्धि का तो हंसना रुक ही नहीं रहा था। वहीं सार्थक सिद्धि को ऐसे देख कर कुछ देर तक तो ऐसे ही देखता रहा और फिर खुद से बोला, मेरे साथ तो कभी इतना नहीं हंसती, मेरे साथ तो गुब्बारे सा मुंह फुलाकर रखती है। अब देखो काटने को दौड़ती है, जब बोलती है कड़वा बोलती है, कभी ढंग से बैठकर बातें नहीं की, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मेरे साथ तो बस प्रिया को गाली देती रहती है और यहाँ देखो पता नहीं किस आदमी के साथ बैठी हुई दांत फाड़ रही है। इसे तो सच में हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। सार्थक उसकी तरफ एक कदम बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह खुद से बोला, यह तो क्या कर रहा है? सार्थक उसका भी तो दोस्त हो सकता है, वह किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकती। हो सकता है वह दोनों फ्रेंड हों। यही सोचकर सार्थक चुपचाप एक टेबल पर बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा। और तभी उसके सामने एक शेक आया। उसने शेक को देखा और फिर वेटर को देखकर बोला, यह किसने ऑर्डर किया? वेटर ने कहा, सर मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभी किसी ने हमारे पर मैसेज करके कहा कि आपको यह शेक पसंद है, इसलिए आपको सर्व कर दे। सार्थक हैरानी से वेटर को देख रहा था, फिर उसने शेक की तरफ देखा तो वह सच में उसका फेवरेट शेक था। सार्थक ने उसे हाथ दिखाकर जाने का इशारा किया और शेक का गिलास उठा लिया, लेकिन नजरें उसकी वेदांत और सिद्धि पर ही थी। वहीं सिद्धि को तो आज बहुत मजा आ रहा था। वह वेदांत को देखकर बोली, सच में बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। इस इंसान ने मेरा जीना हराम कर दिया था, अब इसे पता चलेगा। वेदांत बोला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, अभी तो यह मुझसे पिट कर जाएगा। यह सुनकर सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। सिद्धि बोली, पिटेगा क्यों? वेदांत बोला, मुझे मारेगा तो क्या मैं पिट जाऊंगा? मैं तो नहीं पिटूंगा। सिद्धि वेदांत को हैरानी से देखकर बोली, लेकिन भैया वह आपको क्यों मारेंगे? वेदांत बोला, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ हाथ पर हाथ रखूंगा, तुम्हारे बालों को छूऊंगा, तुम्हारे गालों को छूऊंगा, और कोई भी पति या बर्दाश्त तो नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी को उसके सामने कोई ऐसे छुए। सिद्धि अभी हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वह बोली, और आप मुझे क्यों छुएंगे? वेदांत बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे पति को पीटना है, अब उसके लिए बहाना तो चाहिए ना। सिद्धि बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज यह मारपीट नहीं, चिढ़ाने तक ठीक था, मैं वैसे ही उनकी हालत देखकर खुश हूँ, मारपीट नहीं। वेदांत बोला, क्यों क्यों मारपीट नहीं, क्यों नहीं? अब नहीं पिटेगा तो डिवोर्स के बाद भी
पिटेगा, लेकिन पिटेगा तो जरूर ना। सिद्धि बोली, क्यों पिटेगा? देखिए वेदांत भैया, बहुत हो गया, आप उसे मारना नहीं, उन्हें मारना मत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वेदांत बोला, क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? तुम्हें उसने इतना परेशान किया, तुम्हारा हनीमून ट्रिप खराब कर दिया, 2 साल से तुमसे ठीक से बात नहीं करता, प्रिया को यह छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उस कलमुही के बुलाने पर चला जाता है, इतनी सारी गलतियां करता है तो पिटाई तो होगी ना। सिद्धि बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। वेदांत बोला, तुम बस बैठे हुए नजारा देखो, जब तक उसके 2 चांटे नहीं लगेंगे वह मानने वाला नहीं है। सिद्धि ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं चाहती कि उसकी पिटाई हो? सिद्धि बोली, अच्छा नहीं लगता। वेदांत बोला, और क्यों अच्छा नहीं लगता? मतलब मैं मान लूं कि तुम उससे प्यार करती हो? यह सुनकर सिद्धि वेदांत को ही देखने लगी, फिर उसने हल्का सा पलट कर सार्थक को देखा और फिर वेदांत को देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। वेदांत बोला, हाँ तो डिवोर्स भी होगा और पिटाई भी। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ उठाया और सिद्धि के हाथ पर रख दिया। सार्थक ने यह देखा, सार्थक ने एक ही झटके में सारा सेक खत्म किया और टेबल पर रख दिया। वह अब भी आंखें फाड़े वेदांत और सिद्धि को देख रहा था। इतने में एक दूसरा वेटर आया और उसने एक सेक सार्थक के सामने रख दिया। सार्थक ने एक नज़र वेटर को देखा और अगले ही पल उसे उठा लिया और फिर से सिद्धि और वेदांत को देखने लगा। वह अपना सेक पी रहा था और सिद्धि और वेदांत पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था। और तभी वेदांत ने सिद्धि के कानों को छुआ। सिद्धि बोली, भैया यह सब ठीक नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे छू रहे हो तो। वेदांत बोला, क्यों? कार्तिक तुम्हारे गालों पर हाथ नहीं लगाता था? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसकी आंखों में पानी बह गया। वह बोली, भैया तो बहुत प्यार करते थे। वेदांत बोला, तो मैं भी तो भाई जैसा हूँ। इतना कहकर उसने भी थोड़ा सा आगे झुककर सिद्धि के बालों को छू लिया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, मैं भी तो कार्तिक जैसा हूँ, चलो अब रोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता कि तुम रो रही हो, यह मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर उसने सिद्धि के बालों को चूम लिया और यह नजारा देखकर सार्थक को बर्दाश्त करने की सारी हदें खत्म हो गई। वह गुस्से में उठा और सीधा वेदांत और सिद्धि के पास आ गया। अगले ही पल उसने वेदांत की बाजू पकड़कर उठाया और गुस्से में बोला, हो कौन तुम? मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किस करने की? वेदांत ने सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखा और आवाज बदलते हुए बोला, ओह तो तुम हो इसके पति, जिसे अपनी पत्नी को बिल्कुल भी परवाह नहीं। सार्थक ने एक उंगली वेदांत को दिखाते हुए कहा, तुम हो कौन मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बोलने वाले? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? सार्थक, राजपूत हूँ, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हें गायब करवा सकता हूँ। वेदांत ने हाथ बांध कर कहा, तो करवाओ गायब, मैं भी तो देखूं कितने पावरफुल बाप की औलाद हो कि मुझे गायब करवा दोगे। इतने में सिद्धि खड़ी हुई और सार्थक को देखकर बोली, सार्थक यह क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। सार्थक ने सिद्धि को गुस्से में देखा, उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए बोला, पहले तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें घर जाकर बताता हूँ, बहुत शौक है ना बाहर जाकर लड़कों से मिलने का। इतना कहकर उसने सिद्धि की कलाई पकड़कर खींची और तभी उसने अपने हाथ पर वेदांत का हाथ महसूस किया। सार्थक ने पलटकर वेदांत को देखा और गुस्से में बोला, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच में मत बोलो, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। वेदांत ने सार्थक का हाथ सिद्धि के हाथ से छुड़वा लिया और सिद्धि का हाथ पकड़कर उसने पीछे किया और फिर सार्थक को देखकर बोला, मैं तो पति पत्नी के बीच में क्या कर लेगा, इतना ही प्यार आ रहा था तो पत्नी को अपने पास रखता, उसे बाहर जाने का मौका क्यों दिया? 2 साल से शादीशुदा होना तुम दोनों, 2 साल से तो तुम दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार आ जाना चाहिए था, लेकिन देखो प्यार नहीं आया, लेकिन मैं आ गया और अब क्योंकि मैं आ ही गया हूँ तो मैं तुम्हारा और सिद्धि का तलाक करवा कर रहूंगा। यह सुनकर सार्थक गुस्से में वेदांत को देखने लगा। वही सिद्धि भी वेदांत की कमर पर हल्के हल्के मार रही थी, जैसे बिना कह रही हो कि बहुत हुआ अब और नहीं। लेकिन सिद्धि के मारने से वेदांत को फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो अब भी सार्थक को गुस्से में देख रहा था। वही सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। वेदांत बोला, कितनी देर से धमकी ही दे रही हो, मार कर दिखाओ। वेदांत ने इतना ही कहा था कि सार्थक ने एक पंच बनाकर वेदांत की तरफ बढ़ाया, लेकिन वह पंच वेदांत ने एक हाथ से रोक लिया और सार्थक का हाथ मरोड़ कर वहीं टेबल पर लगा दिया। सार्थक हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले उसे कोई भी इतना मजबूत लड़का नहीं मिला था जो उसका हाथ मरोड़ कर उसे टेबल पर लगा दे। सार्थक झटपटा रहा था और सिद्धि गुस्से में आंखों में पानी लिए वेदांत को देख रही थी।
वेदांत ने पलकें झपकाई और सार्थक का हाथ हल्का सा मरोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, बस निकल गई हेकड़ी? तुम्हें क्या लगता है कि सामने खड़ा हुआ इंसान पागल है? तुम्हें लगता है? मुझे लगता है आज से पहले तुम मर्द से नहीं टकराए, क्योंकि अगर टकरा जाते तो अपनी जुबान कंट्रोल में रखते। सार्थक को यह बात और ज्यादा बुरी लग गई। उसने पूरी जान लगाई और अपना हाथ छुड़वाकर पीछे पलटकर एक मुक्का वेदांत के मुंह पर जड़ दिया। वेदांत का चेहरा एक तरफ हो गया। अब तो वेदांत को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में उठा। उसने गुस्से में सार्थक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और फिर उसकी कमर पर भी 2-3 मुक्के बरसा दिए। लेकिन वेदांत वही मार रहा था जहां उसे ज्यादा दर्द ना हो। इतने में पूरे रेस्तरां में भीड़ इकट्ठा हो गई। सार्थक भी वेदांत को मारने चला तो वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सार्थक ने दूसरे हाथ से मारना चाहा तो वेदांत ने फिर से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग घुमाकर धक्का देते हुए कहा, मैं वार्न कर रहा हूँ, मेरे साथ यह गेम मत खेलो, हार जाओगे। तुम तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। शायद जानते नहीं हो, बॉक्सिंग चैंपियन हूँ मैं। सार्थक का ईगो हर्ट हो गया था। वह अब वेदांत से हारना नहीं चाहता था। वह भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अब तो बॉक्सिंग चैंपियन को ही हराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेदांत बोला, रहने दो, पीटना नहीं है तो अपने कदम पीछे ले लो। सार्थक बोला, ऐसे कैसे, तुमने मुझे हर्ट किया है, अब तो लड़ाई होकर रहेगी। इतना कहकर वह वेदांत की तरफ बढ़ा तो सिद्धि बीच में आ गई और उसने गुस्से में सार्थक के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सार्थक का चेहरा एक तरफ हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। सिद्धि भी गुस्से में बोली, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तुम भी तो प्रिया के साथ घंटों रेस्तरां में बैठे रहते थे, उसके साथ पार्टियां करते थे, और आज मैं पूरी जिंदगी में एक बार अपने फ्रेंड के साथ रेस्तरां में आ गई तो तुमने मेरा तमाशा बना दिया। कहते हुए सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। सार्थक ने भी दहाड़ते हुए कहा, लेकिन मैंने प्रिया को किस नहीं किया, और यह तुम्हें किस कर रहा था? सिद्धि भी गुस्से में बोली, आंख खोलकर देखते तो पता चलता कि वह मुझे किस इंटेंशन से किस कर रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों में तो पता नहीं प्रिया ने कौन सी पट्टी बांधी हुई है जो तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। वह यही प्रॉब्लम है ना कि मैं कहीं नहीं जाऊं? ठीक है, नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें तलाक नहीं देती। किसी से नहीं मिलूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, घर से भी नहीं निकलूंगी, लेकिन मेरा तमाशा बनाना बंद करो। इतना कहकर उसने सार्थक की तरफ हाथ जोड़ लिए और वहां से जाने लगी। सार्थक ने गुस्से में एक नजर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, सुन, तुमने क्या कहा? वह सिर्फ तलाक होने तक तुम्हारे साथ रहे, और उसके बाद क्या? उसके बाद भी वह मेरी ही रहेगी। सार्थक ने वेदांत को देखकर गुस्से में कहा। वेदांत को हंसी आ गई। वह बोला, 2 साल से वह तुम्हारे साथ ही थी, तुम उसे पूरी तरीके से अपनी भी नहीं बना पाए, या मैं सब जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के कमरे में रहते थे, और अब जरा सा उस लड़की ने अपने पंख फैलाना शुरू किया कि तुम्हें अपना पति धर्म याद आ गया। सार्थक गुस्से में वेदांत को देख रहा था। उसने एक उंगली पॉइंट की और बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, बहुत बोलना आ रहा है ना? इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने इधर उधर सिद्धि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिद्धि उसे कहीं नहीं दिखी। सार्थक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब धीरे धीरे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। बेशक वेदांत ने बहुत कड़वी बातें कही थी, लेकिन कही तो सच ही थी। वेदांत भी जेब में हाथ डाले रेस्तरां के बाहर बिल्कुल सार्थक के पीछे खड़ा था। सार्थक को जब सिद्धि कहीं दिखाई नहीं दी तो वह भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत ने सबसे पहले अपनी दाढ़ी निकाली और फिर मूछ निकाल कर जेब में रख ली और फिर अपने गालों को रगड़ने लगा और फिर खुद से बोला, यार, इसमें तो इचिंग हो गई, पर चलो कोई बात नहीं, किसी का घर बस जाएगा। इतना कहकर वह भी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। सार्थक भी सिद्धि को ढूंढता हुआ गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था और तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर गई जहां सिद्धि अपने आंसू पोंछते हुए चलती जा रही थी। सार्थक ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर सीधा सिद्धि के पास गया। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे कसकर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल शर्म बेज खाई किसी भी लड़के के साथ बैठकर रेस्तरां में हंस हंस कर बातें कर रही हो और मुझे ज्ञान देती हो कि मैं प्रिया के पीछे घूमता हूँ। सिद्धि को सार्थक पर गुस्सा आ रहा था। वह भी गुस्सा करते हुए बोली, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अरे मैं तो जिंदगी में पहली बार बाहर आई हूँ,
लेकिन तुम पिछले 2 सालों से उस चुड़ैल के साथ मुंह काला कर रहे हो। सार्थक आंखें दिखाते हुए बोला, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मेरा दिमाग मत खराब करो, बैठो गाड़ी में। सिद्धि ने भी अपना हाथ झटकते हुए कहा, नहीं बैठूंगी। क्या कर लोगे? नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं जाना। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोली, मुझे तलाक दो, अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। वेदांत का गुस्सा सिद्धि पर निकल रहा था। उसने सिद्धि की बाजू कस कर पकड़ी और उसे खींचता हुआ गाड़ी के पास लेकर आया और फिर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल उसने गियर चेंज कर दिया। लेकिन अब दोनों के बीच बात नहीं हो रही थी। सिद्धि को सार्थक के साथ साथ वेदांत पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वेदांत ने सार्थक पर सच में हाथ उठा दिया था, जबकि वह कंटिन्यू मना कर रही थी, और सार्थक पर तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका सिर ही फोड़ दे। थोड़ी देर बाद सार्थक ने गाड़ी घर के बाहर रोकी। सिद्धि को कुछ कहता उससे पहले ही सिद्धि गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। सार्थक चिल्लाया, सिद्धि मेरी बात सुनो, सिद्धि मेरी बात सुनो। लेकिन सिद्धि ने एक ना सुनी और गुस्से में सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की बालकनी में चली गई। सार्थक भी गुस्से में भागता हुआ अपने कमरे के पास अंदर गया। उसने बालकनी में सिद्धि को देखा तो गुस्से में सिद्धि के पास चला गया। उसने एक बार फिर सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तभी सिद्धि की नजर गार्डन में गई। अभी अभी वेदांत की गाड़ी गार्डन में आकर रुकी थी। सिद्धि ने गुस्से में सार्थक के सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया और अपने कमरे से निकलकर सीधा वेदांत से बात करने के लिए सीढ़ियों से होते हुए हॉल में आई। वेदांत ने एक नज़र सिद्धि को देखा और स्टडी रूम में चला गया। सिद्धि भी उसके पीछे पीछे स्टडी रूम में चली गई। यह नज़ारा सार्थक देख रहा था। वह गुस्से में बोला, अब जाएगी अपने भैया से शिकायत करने, मेरा तो इस औरत ने खून पी रखा है। सिद्धि गुस्से में सीधा स्टडी रूम में पहुंची, जहां वेदांत अभी अभी आकर बैठा था। उसने अपना लैपटॉप खोला ही था कि सामने सिद्धि दिखाई दी। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो, और अगर हो तो जाकर अपने पति का सर फोड़ो, मेरे पास क्यों आई हो? सिद्धि गुस्से में बोली, मैंने आपसे कहा था कि आप उन पर हाथ नहीं उठाएंगे, उसके बाद भी आपने उन्हें मारा क्यों? मारा क्यों आपने उन्हें? वेदांत बोला, क्योंकि उसने पिटाई खाने वाले काम ही किए थे। सिद्धि एक कदम वेदांत की तरफ आई और गुस्से में बोली, अच्छा लगता है कि आप मेरी वजह से अपने भाई को पीटेंगे। वेदांत बोला, पीटा कहाँ है मैंने उसे, एक दो ही तो मारे हैं, वह भी ऐसी जगह कि उसे दर्द ना हो, और पीटता ना तो थोपड़ा फूट जाता उसका। मारा नहीं मैंने। सिद्धि बोली, मारा नहीं है? मेरे सामने आपने उसे मारा, अगर उन्हें कहीं लग जाती तो? वेदांत बोला, अरे मैंने देख कर मारा था ना, नहीं लगी उसे, और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? डिवोर्स देकर जा रही हो ना उसे? जब चली जाओगी तब मैं उसे मारूंगा, तब क्या करोगी? तब किससे शिकायत लगाओगी? यह सुनकर सिद्धि का दिल धक से हो गया। वह आंखों में पानी लिए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डिवोर्स के बाद आप सार्थक को नहीं मारेंगे? वेदांत ने सबसे पहले लैपटॉप बंद किया और सिद्धि को देखकर बोला, क्यों नहीं मारूंगा? तुम जब इस घर में नहीं आई थी तब भी मैं उसे मारता था, जब भी वह गलती करता था। मतलब ऐसे नहीं मारता था, लेकिन एक दो चाटे लगा ही देता था, और अब जब तुम चली जाओगी तब भी वह मुझसे पिटेगा। तुम्हें इतना क्यों दुख हो रहा है? तुम तो जा रही हो ना उसकी जिंदगी से, और तुम चली जाओगी तब मैं उसे बहुत मारूंगा, कोई नहीं होगा उसे बचाने के लिए। हम दोनों भाइयों के बीच में वैसे भी फैमिली वाले बोलते नहीं हैं, और तुम भी चली जाओगी तो मैं तो फिर तुम्हारे पति पर अच्छे से हाथ साफ करूंगा। सिद्धि गुस्से में वेदांत को ही देख रही थी। फिर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर लगभग उसे वेदांत को धमकी देते हुए कहा, वादा कीजिए, अभी के अभी वादा कीजिए कि आप सार्थक पर हाथ नहीं उठाएंगे। वेदांत एक नज़र सिद्धि को देखता और एक बार उसके हाथ को, फिर बोला, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करने वाला, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम है। सिद्धि बोली, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझसे वादा नहीं करेंगे। वेदांत बोला, पागल तो नहीं हो गई? वह तुम्हें इतना परेशान करता है और तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है, जाओ यहाँ से, काम करना है मुझे। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई और फिर से अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप मुझसे वादा कर दो कि आप उन पर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं चली जाऊंगी ना। ना चाहते हुए भी वेदांत ने सिद्धि के हाथ पर हाथ रख दिया और बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पर हाथ जरूर उठाऊंगा, क्योंकि उसके काम ही पिटने वाले होते हैं। सिद्धि आंखें फाड़े वेदांत को देख रही थी।
वेदांत ने अपना हाथ सिद्धि के हाथ से हटाया और गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब जाओ, मुझे कुछ काम करने दो। सिद्धि गुस्से में वापस जाने लगी, लेकिन जब वह गेट तक पहुंची तो उसने बिना पलटे कहा, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद आपने उन पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे बहन बोलते हैं ना? अगर आज के बाद आपने उन्हें हाथ लगाया तो आप अपनी बहन को खो देंगे। इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई और उसके जाते ही वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह फिर से अब लैपटॉप को खोलते हुए खुद से बोला, प्यार करती है बताती नहीं, और यह छछूंदर पता नहीं पीट कर उसे समझ आई होगी यार, और पीटेगा। सिद्धि गुस्से में अपने कमरे में आ गई। बेशक उससे सार्थक से बहुत शिकायत थी, लेकिन यह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वेदांत ने सार्थक को मारा। वह जब कमरे में आई तो सार्थक अपने होठों के कोने पर दवाई लगा रहा था। शायद वेदांत के मारने से उसके चेहरे पर चोट लग गई थी। सिद्धि ने एक नज़र सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, वहीं खड़ी रहोगी, आकर दवाई लगाओ। सिद्धि बोली, यहाँ क्या फिल्म शूट हो रही है, या आपने अपनी और मेरी जिंदगी किसी लव स्टोरी का पार्ट समझ लिया, या आपको दिन में भी अब सपने आते हैं कि मैं आपके पास आकर किसी रोमांटिक से मोमेंट को क्रिएट करूंगी? भूल जाओ, मिरर में देखकर खुद ही दवाई लगा लो। इतना कहकर सिद्धि सीधा बालकनी में चली गई। सार्थक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रुई डस्टबिन में फेंक दी और सिद्धि के पीछे पीछे बालकनी में चला गया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धि बोली, मेरा दिमाग बहुत खराब है, बहुत खराब, मत करो मुझसे बात, कहीं ऐसा ना हो कि पंखे से लटक जाऊं। सार्थक हैरानी से सिद्धि की कमर को देख रहा था। वह एक बार फिर बोलने को हुआ, उससे पहले ही सिद्धि बोली, मैं सच में पंखे से लटक जाऊंगी, जाओ यहाँ से। सार्थक ने अब सिद्धि को छेड़ना ठीक नहीं समझा और चुपचाप कमरे में आ गया। फिर वह बेड पर लेट गया और तकिए पर अपना सिर रखते हुए बोला, नहीं छोड़ रहा तुम्हें, लेकिन पंखे से मत लटकना वरना मेरा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ शौर्य, शिवाय और दिव्यांश तीनों ही अनाथ आश्रम के गार्डन में थे। सारे अनिरुद्ध की सारी फाइल स्टडी कर रहे थे। सर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप टेबल पर रखा और सीधा खड़ा होकर बोला, यह केस इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। उस लड़के ने अपनी गवाही में साफ साफ कहा है कि उसने मिस्टर नायडू को मारते हुए देखा। यह सुनकर शिवाय बोला, गवाह तो खरीदे जा सकते हैं। शौर्य ने कहा, तो फिर सीधा सीधा जज को खरीदने। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो जज इस केस को हैंडल कर रहा है वह रिश्वत नहीं खाता, और अगर हम उसे रिश्वत आकर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही 2-3 धारा लगाकर हमें ही जेल में भिजवा दे। कुछ सोचकर सौर्य ने कहा, एक काम करते हैं, लायर को खरीद लेते हैं, पता करो कि उन लोगों का लायर कौन है। शिवाय बोला, आइडिया यह भी बुरा नहीं है। इतना कहकर उसने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, तू बार बार मुझे क्या देखने लगता है? ऐसे देखता है जैसे मेरे एडवाइज के बिना तू कुछ नहीं करेगा, जबकि तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि तू करेगा अपने मन की, उसके बाद भी मेरी तरफ देखता है। यह सुनकर सारे हंसने लगे। वहीं शिवाय के चेहरे पर भी एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। इसमें दो राय नहीं थी कि शिवाय आज भी वैसे का वैसा ही था, बस सर के बाल 2-4 सफेद हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अनिरुद्ध एक कमरे में काम कर रहा था। वह कमरा बहुत गंदा था। अनिरुद्ध 2 आदमी उस कमरे की सफाई कर रहे थे और तभी शिवांगी अनिरुद्ध को ढूंढते हुए उस कमरे में आई। अनिरुद्ध की नजर जैसे ही शिवांगी पर पड़ी, वह बोला, शिवांगी, यहाँ बहुत गंदगी है, तुम बाहर रहो। शिवांगी बोली, नहीं, मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करूंगी। इतना कहकर शिवांगी अंदर आ गई। अनिरुद्ध ने फिर से उसे मना करते हुए कहा, शिवांगी, तुम रघुवंशी खानदान की बेटी हो, यह सब करती हुई अच्छी नहीं लगती, तुम जाओ बाहर वेट करो। शिवांगी बोली, सुबह से देख रही हूँ अनिरुद्ध, काम किए जा रहे हो, बस करो ना, इतना काम करोगे तो थक जाओगे, चलो तुम भी बाहर चलो। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी तो अनिरुद्ध ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मुझे काम करना है, शिवांगी समझने की कोशिश करो। इतना कहकर वह भी काम करने लगा। शिवांगी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वह भी इधर उधर सामान उठाकर रखने लगी और डस्टिंग करने लगी। अनिरुद्ध काम करता हुआ बोला, शिवांगी, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं है यह जगह, तुम जाओ। शिवांगी बोली, कोई बात नहीं, कर देती हूँ, थोड़ा सा काम, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगी। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर उन दोनों आदमियों को देखकर कहा, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। वह दोनों आदमी फिर से काम पर लग गए। धीरे धीरे चारों ने मिलकर उस कमरे की सफाई कर दी थी, लेकिन शिवांगी बुरी तरीके से गंदी हो गई थी और आखिर में अनिरुद्ध ने एक लास्ट स्टूल उठाकर एक जगह रखा
और उस कमरे को देखकर बोला, फाइनली 4 बच्चे इस कमरे में भी एडजस्ट हो जाएंगे। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और तभी उसकी नज़र शिवांगी पर गई, जो अपने हाथ को पकड़े हुए देख रहे थे और उसके हाथ से खून निकल रहा था। अनिरुद्ध थोड़ा सा घबरा गया और जल्दी से शिवांगी के पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, यह क्या हुआ तुम्हें? शिवांगी बोली, पता नहीं, सफाई करते हुए कहीं कील लग गई। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम मानती नहीं हो। देखा है कभी खुद को? गुड़िया सी नाजुक हो, जरा सी धूल चेहरे पर लग जाती है तो साफ दिखाई देती है, और तुम यहाँ इतने गंदे कमरे में काम करने लगी, और तो और चोट भी लगवा ली। चलो यहाँ से। इतना कहकर अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर वहां से वापस आ गया। अनिरुद्ध की डांट सुनकर शिवांगी को अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद उसने अनिरुद्ध की वह डांट सुनी थी जिसमें उसका बहुत सारा प्यार छुपा हुआ था। अनिरुद्ध शिवांगी को खींचता हुआ मिस्टर नायडू के ऑफिस में ले आया। फिर उसने वहां से एक अलमारी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और शिवांगी को चेयर पर बिठाकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लगा और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहा था। शिवांगी की नज़र बस अनिरुद्ध पर ही टिकी हुई थी और तभी अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवांगी को देखा और बोला, तुम्हारा मुझे देख कर भी जी नहीं भरता? शिवांगी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ दिन रात बस ऐसे ही तुम्हें देखती रहूं। इतना कहकर उसने अपने एक हाथ की उंगली से अनिरुद्ध के गाल को छूना चाहा, लेकिन अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने शिवांगी का हाथ रखते हुए कहा, देखो शिवांगी, मुझे यह सब पसंद नहीं, थोड़ी दूरी मेंटेन करो। शिवांगी बोली, क्यों? शादी के बाद भी ऐसे कहोगे? अनिरुद्ध शिवांगी को ही देखता रहा। वह शिवांगी मुस्कुराकर बोली, बताओ ना, शादी के बाद भी ऐसे कहोगे? अनिरुद्ध बोला, शिवांगी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। शिवांगी को समझते देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध किसी बात को लेकर परेशान है। शिवांगी बोली, एक बात पूछूं? अनिरुद्ध शिवांगी के हाथ पर पट्टी करते हुए बोला, मना करूंगा तो मान जाओगी? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, बात तो मैं पूछ कर रहूंगी। अनिरुद्ध बोला, तो पूछो। शिवांगी बोली, कई दिन से देख रही हूँ बहुत उदास हो, कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। अब तो पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है, रघुवंशी फैमिली भी और तुम्हारी फैमिली भी। अब तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन सब तो मिल गई, अब भी खुश नहीं? अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवांगी को देखा और बोला, किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? खुश हूँ। शिवांगी बोली, फिर मुझे नजर क्यों नहीं आता? यह सुनते ही अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवांगी को देखा तो शिवांगी को ही देखता रहा, जैसे उसके दिल की गहराइयों की कोई बात शिवांगी को पता चल गई हो। तो फिर वह पलक झपकते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। शिवांगी बोली, मैं जानती हूँ कुछ तो है, तुम बताना नहीं चाहते। अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ पर पट्टी लपेट दी और फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ। शिवांगी बोली, बता दो, या तो क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी, मुझे याद नहीं कि मेरी फैमिली है या नहीं, लेकिन यह बात गांठ बांध लो, मैं अनाथ आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और मैं यह जानता हूँ कि अगर मैंने तुम लोगों को यह बात बता दी कि मैं अनाथ आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा तो तुम सबका दिल टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, मुझे लगता है कि मैं उनके एहसानों तले दब जाऊंगा, लेकिन बदले में मैं उनके साथ जा नहीं सकता, मैं इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया। वहीं शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसे तो लग रहा था कि उसके सिवाय पापा सब कुछ संभाल लेंगे और उसके बाद वह अनिरुद्ध के साथ राजस्थान वापस आ जाएगी और उसके बाद हमेशा के लिए शादी करके उसके घर चली जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। अगले पल रघुवंशी कोर्ट रूम में बैठे हुए थे, अनिरुद्ध भी उनके पास था। शिवांगी अनिरुद्ध के पास बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जज आए और सब जज के रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। जज ने 2 बार ऑर्डर ऑर्डर किया और सब वापस से बैठ गए। तभी शिवाय दिव्यांश के कान में धीरे से बोला, खरीद लिया ना? वकील को बोला, मैंने तो अभिमान से बोल दिया था। यह सुनकर शिवाय ने अभिमान को देखा तो उसे से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था। अभिमान ने अपने पापा को देखा। शिवाय ने बहुत धीरे से पूछा, तूने लॉयर खरीद लिया? अभिमान को अपने पापा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। शिवाय ने दिव्यांश के कान में कहा, अभिमान से पूछ, उसने लॉयर खरीद लिया? दिव्यांश ने हर्षवर्धन के कान में कहा, चाचू अभिमान से पूछना, क्या उसने लॉयर खरीद लिया? हर्षवर्धन ने अनिरुद्ध के कान में कहा, अनिरुद्ध अभिमान से पूछो, क्या उसने लॉयर को खरीद लिया? अनिरुद्ध ने शिवांगी के कान में कहा, शिवांगी अभिमान से पूछो। शिवांगी ने अभिमान के कान में और अभिमान ने अपने पास बैठे डैनी के कान में कहा, अंकल अभिमान से पूछो, उसने लॉयर खरीद लिया। डैनी हैरानी से अभिमान को देख रहा था। अभिमान अपने होश में आया और बोला, कौन सा लॉयर खरीदना था? डैनी बोला, वही जो अनिरुद्ध का केस हैंडल करेगा।
अभिमान बोला, अंकल लेकिन अनिरुद्ध का केस तो शौर्य मामू हैंडल करेंगे ना। डैनी बोला, नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो। अपोजिट लॉयर खरीदना था। शौर्य को क्या खरीदना, यह तो पहले ही खरीदा हुआ है। जब मन करता है फोन करके इसे बुला लेते हैं। अभिमान बोला, लेकिन लॉयर क्यों खरीदना था? क्या आप लोगों को शौर्य मामू पर यकीन नहीं है? डैनी बोला, देखो तुम्हारे सवालों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यह बात अपने पापा से पूछो। अभिमान ने गर्दन घुमाकर शिवांगी से कहा, पापा से पूछना लॉयर क्यों खरीदना था। ऐसे ही शिवांगी ने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध ने हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन ने दिव्यांश से, और दिव्यांश ने पूछा शिवाय से। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखकर कहा, लायर क्यों खरीदना है? तुझे नहीं पता लायर क्यों खरीदना है? दिव्यांश बोला, मुझे क्या पता, तेरा बेटा है, तू पूछ। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, तुम चाचा भतीजे मेरे हाथों से आज ही मरना चाहते हो क्या? शौर्य को अभी एक और केस लड़ना पड़ जाएगा। पागल तो नहीं हो गए, यहाँ बैठकर लड़कियों की तरह गेम खेल रहे हो? लॉयर खरीदा कि नहीं? दिव्यांश ने अभिमान को देखा। अभिमान ने हाथ हिलाकर नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, लगता है तेरे बेटे ने लॉयर नहीं खरीदा। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को नहीं, तुझे लायर खरीदने के लिए कहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।